नमस्कार। अभी हम लोग चर्चा करेंगे दिनकर की काव्य दृष्टि के विकास के संदर्भ में। दिनकर की काव्य दृष्टि पर बातचीत की शुरुआत मैं दिनकर के उस आत्मकथन से करना चाहूँगा जो उन्होंने 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के समय कहा था। दिनकर ने उस समय कहा कि शुरू से ही मेरे ऊपर रविंद्र और इकबाल इन दो लोगों का प्रभाव पड़ा और इन दोनों लोगों का प्रभाव मेरे अंदर एक अंतर संघर्ष के रूप में सदैव विद्यमान रहा और इन दो प्रवृत्तियों के आपसी संघर्ष से मेरी काव्य दृष्टि का विकास हुआ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है दिनकर को समझने के लिए कि दिनकर ने अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत रविंद्रनाथ के प्रभाव से की। जिस दिनकर के वन फूलों कविता की चर्चा, वन फूलों की ओर कविता की चर्चा की जाती है, ठीक इसी आशय की कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखी। 1930 के आसपास टैगोर ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मैं अपनी कविताओं में बंगाल की मिट्टी की सोधी महक और यहाँ के नदियों के अलावा शहरी मध्य वर्ग के बारे में सोच नहीं पाता हूँ। यानी बंगाल की मिट्टी की महक ही उनकी पूरी कविता में हमेशा विद्यमान रही है। दूसरी ओर जब उपन्यास उन्होंने लिखा तो उसमें मध्य वर्ग आया। दिनकर ने जब अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत की तो अपने पूर्ववर्ती छायावाद के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छायावाद पर एक तरह से वे सवाल खड़ा करते हैं। वे कहते हैं छायावाद को संबोधित करते हुए कि तुम्हें सभ्य जीवन, विश्व विजय और आकाश भ्रमण की कामना ने अपनी गोद में उठा लिया। विश्व वाटिका के अपरिचित फूलों का रस चूसने वाले मधुकर तुम्हें अपनी बाड़ी के फूलों का स्वाद नहीं मिला। यानी छायावाद की इन कमियों को रेखांकित करते हुए दिनकर अपनी जमीन बनाना शुरू करते हैं और यहाँ से वे भारत के गांव और मिट्टी के गंध की ओर अग्रसरित होते हैं। हम देखते हैं कि दिनकर का जो पहला काव्य संग्रह है रेणुका, उस रेणुका में इस मिट्टी की गंध, भारत के गांवों की एक समझ अभिव्यक्त होती है। यह काव्य दृष्टि जैसा हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देखते हैं कि प्रथम असहयोग आंदोलन में गांधी ने कॉलेज के नौजवानों को केंद्र में रखा था और स्कूलों कॉलेजों के बहिष्कार का, असहयोग का नारा दिया था। लेकिन द्वितीय सविनय आंदोलन में आकर गांधी ने गांव और किसानों को ज़्यादा बल दिया। द्वितीय सविनय आंदोलन में हम देखते हैं कि ग्रामीण जन, स्त्रियां, किसान और मजदूर, यह द्वितीय सविनय आंदोलन की रीढ़ बनते हैं। उस समय बड़े पैमाने पर विद्यार्थी नहीं शरीक होते, गांव के लोग ज़्यादा शरीक होते हैं। यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन का जो नया एजेंडा बनता है, दिनकर की काव्य दृष्टि उसको पकड़ते हुए अपने काव्य संवेदना में उसे ढालती है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी यह भी है
कि क्या जिस तरीके से स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है, अब गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो फिर ऐसे में भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी, स्वाधीनता कैसे मिलेगी? ये भारत की दुर्दशा उनकी केंद्रीय चिंता है और इस भारत की दुर्दशा के लिए वे साफ तौर पर मानते हैं कि उपनिवेशवाद जिम्मेदार है। भारत की दरिद्रता, भारत की गरीबी और भारत के संस्कृति विहीनता की ओर जाने के लिए उपनिवेशवाद उत्तरदायी है। अब इसके प्रतिकार में, उपनिवेशवाद के प्रतिकार में वे कविताएं लिखते हैं। 1931 में जो वे दिल्ली कविता लिखते हैं, उसमें वे लिखते हैं कि हाय छिनी भूखों की रोटी, छीना नग्न का अर्धवसन है, मजदूरों के कौर छिने हैं, जिन पर उनका लगा दसन है। अब यह भारत की पराधीनता और विवशता की कविता है। यहाँ से दिनकर आगे बढ़ते हैं, आखिर इससे मुक्ति कैसे मिले। केवल ऐसा नहीं है कि वे गरीबी का साम्राज्य फैला रहे हैं, बल्कि अपसंस्कृति का भी साम्राज्य फैला रहे हैं। दिनकर इसको इस रूप में कहते हैं अपनी हाहाकार कविता में, घूम रही सभ्यता दानवी, शांति शांति करती भूतल में, पूछे कोई भिगो रही वह क्यों अपने विषदंत गरल में। यानी अब यहां पर आप देखेंगे, यहां दिनकर औपनिवेशिक सत्ता के जो सभ्यतागत विमर्श है उसे चुनौती दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करने का एक सांस्कृतिक तर्क गढ़ा था। वह सांस्कृतिक तर्क क्या था कि भारतीय असभ्य और बर्बर हैं, हम सभ्य हैं, इस नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस असभ्य और बर्बर समाज को सभ्यता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें आधुनिक शासन पद्धति में शासन करने का तरीका सिखाएं। यह उपनिवेशवाद का सांस्कृतिक तर्क था। छायावाद ने अपने तई इस सांस्कृतिक तर्क का उत्तर देने की कोशिश की और दिनकर ने अपने तई सांस्कृतिक तर्क का उत्तर देने की कोशिश की। इसलिए वे कहते हैं कि जिस सभ्यता की बात की जा रही है वह सभ्यता तो दानवी है और उस सभ्यता के डर से शांति भागी जा रही है। इसकी पृष्ठभूमि भी बन गई थी। हम लोग देखते हैं कि विश्व युद्ध एक लड़ा जा चुका था और दिनकर जिस समय काव्य क्षेत्र में आ रहे हैं उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई है। सभ्यता के नाम पर यूरोप जिस तरह से आगे बढ़ रहा था उसमें आर्थिक मंदी का दौर आ चुका था और विजेता होने के नाते प्रथम विश्व युद्ध में जिन राष्ट्रों ने विजय हासिल की थी उन्होंने पराजित राष्ट्रों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया था उससे द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका मंडराने लगी थी। अब दिनकर यहाँ यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि सभ्य कहलाने वाला, दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला यूरोप दरअसल कितना बर्बर और अमानवीय है। तो दिनकर की काव्य दृष्टि में इस औपनिवेशिक सांस्कृतिक तर्क का प्रत्युत्तर देने का प्रयास निरंतर मौजूद रहता है। यहाँ पर वे अपनी एक और कविता, अब यहाँ पर देखिए, वे कविता को भी नए संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे क्या कहते हैं, और उनकी कविता है कविता की पुकार। देखें कि उस कविता में वे क्या कह रहे हैं। उस कविता में वे कहते हैं, अर्धनग्न दंपति के घर में मैं झोंके बन आऊंगी, लज्जित होना अतिथि सम्मुख वे दीपक तुरंत बुझाऊंगी। अब देखिए, यह विपन्नता की प्रकाष्ठा है जहां एक दंपति के झोपड़ी में कोई अतिथि दस्तक दे रहा है और उसके पास कपड़े तन ढकने को नहीं है, वह मोमबत्ती की रोशनी में अपने घर में बैठा हुआ है।
कविता कह रही है कि ऐसे समय में जब तुम दरवाज़ा खोलोगे, मैं हवा का झोंका बनकर आऊँगी और उस मोमबत्ती को बुझा दूँगी ताकि तुम्हें अपने अतिथि के सामने नंगा न होना पड़े। यह विपन्नता की प्रकाष्ठा है। अब यहाँ कविता इस विपन्नता को स्वर देने का प्रयास करती है। यह दिनकर के पूरे काव्य दृष्टि के निर्माण में केंद्रीय रूप से उपस्थित है। यह आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी विपन्नता को लेकर, गरीबी को लेकर, दरिद्रता को लेकर दिनकर अतिरिक्त रूप से सचेत कवि हैं। लेकिन वे उसे किस खूबसूरती से, किस काव्यात्मक अंदाज में अभिव्यक्ति देते हैं, यह हम लोग इस कविता की पुकार शीर्षक कविता की इन पंक्तियों में देख सकते हैं। दिनकर ने इस बात को भी महसूस किया कि भारत की इस अवस्था के लिए, उसकी दरिद्रता के लिए, उसकी अपसंस्कृति के लिए, उसके पतन के लिए जितना उपनिवेशवाद जिम्मेदार है, लगभग उतना ही जिम्मेदार सामंतवाद भी है। इसलिए वे केवल उपनिवेशवाद का विरोध नहीं करते, बल्कि उनकी कविता में सामंतवाद का भी विरोध है। वे छायावाद के जो स्वर्ग की कल्पना है, उस स्वर्ग की कल्पना को वे इसलिए नकारते हैं। वे कहते हैं कि यह स्वर्ग सामंती जीवन के प्रतीक के रूप में कविताओं में आई है। इसलिए वे स्वर्ग की उस पूरी परिकल्पना को खारिज करते हैं। हुंकार में उन्होंने स्वर्ग दहन नाम से कविता ही लिखी है। वह स्वर्ग दहन कविता दरअसल सामंतवाद के प्रतिरोध की कविता है। वे मानते हैं कि भारत की जो पराधीनता रही, भारत के अंदर जो दरिद्रता आई, उस दरिद्रता की एक बड़ी वजह सामंती जीवन का आडंबर भी है। इसलिए वे इस आडंबर को भी खारिज करते हैं। वे कहते हैं, गिरे विभव का दर्प चूर्ण, आग लगे इस आडंबर में। हम लोग ध्यान रखें कि इस आडंबर को किस तरीके से हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान खारिज किया गया था। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का जिक्र करना चाहूँगा। गांधी भारत में जब आते हैं तो जो पहला सार्वजनिक भाषण वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस में देते हैं, उसमें जो राजे महाराजे उपस्थित हैं और उन्होंने जो गहने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, गांधी उसकी बड़ी तीव्र आलोचना करते हैं। दिनकर की इस कविता में उस आडंबर का जो प्रतिरोध, आडंबर का जो विरोध दिखाई पड़ता है, वह दरअसल उन राजे रजवाड़ों के जीवन शैली से उत्पन्न प्रतिरोध है। वे कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि राजाओं की यह आडंबरपूर्ण जीवन शैली भारत की पराधीनता के लिए जिम्मेदार रही है। इसलिए उपनिवेशवाद का विरोध करने के साथ साथ वे सामंतवाद का भी विरोध करते हैं। लेकिन यह उपनिवेशवाद जो है वह पूंजीवाद के लिए अनिवार्य रूप से जिम्मेदार है। तो उपनिवेशवाद का जब वे विरोध करते हैं तो वे पूंजीवाद का भी विरोध करते हैं। पूंजीवाद के विरोध में वे साफ तौर पर अपनी कविताओं में इस चीज़ को कहते हैं कि यह जो पूंजीवाद है, यह पूंजीवाद भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। नए अध्याय की शुरुआत इस अर्थ में कि पहले हमारे यहाँ जो व्यापार था, वाणिज्य था, उस व्यापार वाणिज्य के साथ शुभ उद्देश्य जुड़ा हुआ होता था। लेकिन यह जो व्यापार वाणिज्य औपनिवेशिक शासन के साथ आया है, इसमें वह शुभ्रवसन उसका खत्म हो गया है। दिनकर कहते हैं, शुभ्रवसन वाणिज्य न्याय का आज रुधिर से लाल हुआ है, किरच नोक पर अवलंबित व्यापार जगत बेहाल हुआ है। यानी उपनिवेशवाद के साथ जो व्यापार आया, वह व्यापार शस्त्र बल के साथ भी जुड़ा हुआ है। वह तलवार की नोक पर व्यापार चल रहा है और उससे पूरा भारत लहूलुहान है। केवल भारत ही लहूलुहान नहीं है, बल्कि व्यापार और वाणिज्य की भारत में जो पौराणिक मान्यता थी, वह पौराणिक मान्यता भी लहूलुहान हो गई है।
तो दिनकर की काव्य दृष्टि के निर्माण में ये तीन चीज़ें केंद्रीय रूप से उपस्थित हैं: उपनिवेशवाद का विरोध, सामंतवाद का विरोध और पूंजीवाद का विरोध। साथ ही चूंकि दिनकर सांस्कृतिक मोर्चे के योद्धा हैं, वे सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। इसलिए वे उनकी काव्य दृष्टि में हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक सांस्कृतिक तर्क है, उस औपनिवेशिक सांस्कृतिक तर्क का उत्तर देने का भी निरंतर प्रयास जारी है। दिनकर के काव्य दृष्टि के निर्माण में युद्ध और शांति का द्वंद्व, यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है। युद्ध और शांति के द्वंद्व को वे कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का भी यह एक आत्मसंघर्ष रहा है कि स्वाधीनता किस रास्ते, और स्वाधीनता के बाद जो भारत राष्ट्र बनेगा वह किस तरह का भारत राष्ट्र होगा, किस रास्ते जाएगा। यह द्वंद्व दिनकर के अंदर भी है। दिनकर भी इस द्वंद्व से गुजरते हैं। तो कभी वे बापू शीर्षक खंड काव्य लिख देते हैं, कभी वे कलिंग विजय लिखते हैं और कभी वे कुरुक्षेत्र भी लिखते हैं और रश्मिरथी भी लिखते हैं। तो यह जो दिनकर के भीतर का द्वंद्व है, यह द्वंद्व भी उनके काव्य दृष्टि को निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ जब थोड़ा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उस समय का एक बड़ा विचार मार्क्सवाद के रूप में भारत के सामने उपस्थित है। पूरी दुनिया के सामने है, उस रूप में वो भारत के सामने भी उपस्थित है। मार्क्सवाद पर एक बड़ी दिलचस्प उस समय कविता लिखी गई। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है और शिवमंगल सिंह सुमन मास्को की ओर कविता लिखते हैं। दिनकर कहते हैं कि हमारे लिए मास्को से महत्वपूर्ण दिल्ली है, तो वे मास्को और दिल्ली कविता लिखते हैं। इसको वे अपने वैचारिक निबंध में भी अभिव्यक्ति देते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीयता हमारा सबसे महान धर्म है और पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा हो, करो या मरो का नारा दिया जा रहा हो, तब हमारे बुद्धिजीवियों को मार्क्सवाद की रक्षा के लिए मास्को की ओर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब दिल्ली स्वतंत्र हो जाएगी तभी हम मास्को के भी किसी काम आ पाएंगे। और यह राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का जो द्वंद्व उस समय था, जो एक छोर पर टैगोर में अभिव्यक्त होता है, एक छोर पर मार्क्सवाद में अभिव्यक्त होता है, दिनकर इसके बीच एक समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए जरूरी है स्वतंत्र होना। इसलिए वे पराधीनता के दिनों में भारत के लिए राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा धर्म और पराधीनता को सबसे बड़ी समस्या के रूप में रेखांकित करते हैं। दिनकर की काव्य दृष्टि को निर्मित करने में इस पहलू की भी एक केंद्रीय भूमिका है। और दिनकर का जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है उर्वशी। अब उर्वशी के संदर्भ में हिंदी आलोचना में एक लंबा बहस चला। उस समय की एक महत्वपूर्ण पत्रिका कल्पना में उर्वशी को लेकर लंबा विवाद चला, लेकिन मैं उस विवाद से थोड़ा परे हटकर दिनकर के इस पहलू पर, जो उर्वशी के कथ्य को निर्मित करता है, काम और अध्यात्म, इसको लेकर मैं थोड़ा एक दूसरे तरीके से इस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि हम लोग अगर दिनकर पर बात करें तो जरा इस बात का ध्यान रखें कि दिनकर ने आरंभ से ही इस बात की कोशिश की कि भारत
एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरे। और मजबूत राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्रों में विभक्त दुनिया के बीच भारत की अपनी विशिष्टता क्या होगी, भारत की अपनी पहचान क्या होगी? दिनकर इसे रेखांकित करने के लिए एक शाश्वत सवाल को उठाते हैं, और वह शाश्वत सवाल है स्त्री पुरुष संबंध, नर नारी संबंध। और नर नारी संबंध के केंद्र में है काम। लेकिन काम केवल नर नारी संबंध के केंद्र में नहीं है, बल्कि काम भारत में जो 4 पुरुषार्थ गिनाए गए हैं, उन 4 पुरुषार्थों में एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। तो यह काम जो एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, इसकी अनदेखी करके किसी नए भारत का निर्माण संभव नहीं है। तो भारत में व्याप्त क्या सामाजिक वर्जनाओं, सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक रीति रिवाजों के भीतर ही इसको कुंठित करके रखा जाए, या एक ऐसा उन्मुक्त परिवेश दिया जाए जहां काम की चेतना मनुष्य के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण करे, एक नई ऊर्जा का संचरण करे। दिनकर उर्वशी की रचना काम को इस सकारात्मक चेतना के रूप में रूपांतरित करने के एक महती प्रयास के अंतर्गत करते हैं। यहां उसकी एक सामाजिक स्वीकृति कैसे मिले, इसके लिए वे एक पूरी व्याख्या प्रस्तावित करते हैं कि काम की चेतना से पैदा हुई ऊर्जा अध्यात्म की चेतना तक मनुष्य को पहुंचा सकती है, और यह उसके पुरुषार्थ का चरमोत्कर्ष होगा। इस प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए दिनकर उर्वशी की रचना करते हैं। यहां यह पहलू भी ध्यान देने योग्य है कि काम और अध्यात्म के इस द्वंद्व से दिनकर भारत की एक नई वैचारिकी भी दुनिया के समक्ष प्रस्तावित करते हैं। एक तरफ दुनिया केवल भौतिकता के आवेश में पगी हुई है, यूरोप भौतिकता का पर्याय बनकर उभरा हुआ है, और वो एशिया को या पूरब को आध्यात्मिकता का आवरण चढ़ाकर उसको एक तरह से कहें कि निवृत्ति मार्गी बना दिया है। अध्यात्म की व्याख्या निवृत्ति मार्ग के साथ की जा रही है। यहां दिनकर एक बड़ा प्रयास करते हैं कि दरअसल अध्यात्म प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा भी हासिल किया जा सकता है, और उस प्रवृत्ति मार्ग की शुरुआत काम से होगी। काम को अगर सही दिशा में मोड़ा जा सके तो वह काम अध्यात्म की ओर उन्मुख हो सकता है, और इस तरह से भारत निवृत्ति मार्ग से आगे निकलकर प्रवृत्ति मूलक होकर एक नए मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। यहां पर वे पूरब को जो पहले के उपनिवेश रहे हैं, या जिनको पश्चिम इस नाते खारिज करता रहा है कि वह अध्यात्म का देश है, वह शांति का देश है, निवृत्ति मार्ग का देश है, उस मान्यता को खारिज करके वे प्रवृत्ति मार्ग की ओर कैसे अग्रसरित हो सकता है, और काम की ऊर्जा अध्यात्म की चेतना तक कैसे पहुंच सकती है, इसके पूरे विकास प्रक्रिया को वे एक पौराणिक कथा के माध्यम से कहते हैं। यहाँ पर वे पश्चिम के विद्वानों का भी सहारा लेते हैं, लेकिन इसके केंद्र में भारतीय प्रज्ञा दिनकर के रूप में जो सामने आती है वह विद्यमान है। यहाँ से दिनकर का एक नया रूप उभर कर आता है, और दिनकर के इस काव्य दृष्टि का महत्व हमको तब समझ में आता है जब 61 में उर्वशी का प्रकाशन होता है और 62 में भारत चीन के हाथों पराजित होता है। अब आप अगर इस बात को एक साथ मिलाकर देखें तो इस बात को समझ सकते हैं कि भारत को प्रवृत्ति मार्ग की कितनी जरूरत थी। भारत की मेधा जो निवृत्ति मार्ग में अपने को संकुचित करके रखी थी, उसका परिणाम हुआ कि एक राष्ट्र के रूप में हम अपने ही साथ स्वतंत्र हुए, एक राष्ट्र से पददलित हुए, और इसके बाद पूरे भारत में खासकर युवा पीढ़ी में एक कुंठा का, एक
आहत का, एक पराजय का, एक आहत मन का भाव भर गया। तो दिनकर फिर इस आहत मन को भी परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनके काव्य दृष्टि के केंद्र में एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण, और वह मजबूत राष्ट्र प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा बनेगा। यह निरंतर रेणुका से लेकर और परशुराम की प्रतीक्षा तक में हम देखेंगे कि यह केंद्रीय भाव के रूप में उपस्थित है, और यह प्रवृत्ति मार्ग भारत का एक नया चेहरा है, एक नया स्वरूप है, जो दलित राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर उन्मुख करने का एक मार्ग सुझाती है। यहाँ कवि अपने समय से आगे बढ़कर भारत को दिशा देता हुआ प्रतीत होता है। तो ये अगर इस नज़रिए से हम देखें तो दिनकर के पूरे काव्य चेतना के विकास को समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि दिनकर के काव्य दृष्टि को समझने के लिए इन महत्वपूर्ण पड़ावों को देखना और साथ उससे निर्मित हो रही चेतना को उसकी संगति में बिठाकर देखना आवश्यक है। तब हम दिनकर के पूरी काव्य यात्रा के विकास को समझ सकते हैं और उस काव्य यात्रा को संचालित करने वाली काव्य दृष्टि को चिन्हित कर सकते हैं, उसे निरूपित कर सकते हैं। यह दिनकर का एक पूरा कह सकते हैं कि दिनकर की काव्य यात्रा यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन बाद में उनका एक और काव्य संग्रह आया, हारे को हरिनाम। लेकिन हारे को हरिनाम को दिनकर के उस पूरे काव्य की संगति में बिठाकर देखने की बजाय उसको एक दूसरे संदर्भ में देखने की ज़रूरत है, जो हर रचनाकार के जीवन में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि परशुराम की प्रतीक्षा तक दिनकर की काव्य दृष्टि प्रवृत्ति मार्ग से संचालित है, और उसमें उपनिवेशवाद का उत्तर भी है, उसमें पूंजीवाद का भी उत्तर है, और सामंतवाद का भी उत्तर है। तो प्रवृत्ति मार्ग को केंद्र में रखकर अगर हम दिनकर की काव्य चेतना को देखें तो उनकी काव्य दृष्टि स्पष्ट रूप से समझ में आती है। धन्यवाद।